प्रिय छात्राओं, इस पिछले वाले जो वीडियो में मैंने आपको वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय के बारे में बताया। अब मैं आपको राष्ट्र का स्वरूप, ये 3 संबंध होते हैं: पृथ्वी, जन और संस्कृति। ये हमारे जीवन के मूल तत्व हैं। तो पहले हम शुरुआत कर रहे हैं कि भूमि पर बसने वाला जन यानी मानव। जन माने प्रजा, मानव, जन की संस्कृति, कल्चर, संस्कृति कैसी हो, इन्हीं तीनों के सम्मेलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है, ढांचा बनता है। भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। देवताओं ने किया है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हमें जितनी अधिक जागृत होंगे, सचेत रहेंगे, उतनी हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी, मजबूत हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जननी माने माता है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी पर निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी, उतनी राष्ट्रीय भावों को अंकुर पल्लवित होगा। यानी जितना मजबूती होगी, उतना ही राष्ट्र के में बीज, जैसे ही बीज में अंकुर निकलेगा। जितना भी राष्ट्र मजबूत होगा, उतना ही हमारा देश भी मजबूत होगा। इसीलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की अधोपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। इस कर्तव्य की पूर्ति सैकड़ों हजारों प्रकार से होनी चाहिए। पृथ्वी से जिस वस्तु का संबंध है, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, उसका कुशल प्रश्न पूछने के लिए हमें कमर कसनी चाहिए। हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए, मजबूत रहना चाहिए। पृथ्वी का सांगोपांग यानी 7 अध्ययन जागरणशील राष्ट्र के लिए बहुत ही आनंदप्रद कर्तव्य माना जाता है। गांव और नगरों में सैकड़ों केंद्रों से इस प्रकार के अध्ययन का सूत्रपात होना आवश्यक है, प्रारंभ होना आवश्यक है। उदाहरण के लिए पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने वाले मेघ जो प्रतिवर्ष समय पर आकर हमें अमृत जल से इसे सींचते हैं, यानी इसे हमको हमारे भिगोते हैं। हमारी जितनी कृषि होती है, वो जितना भी कृषि कार्य होता है, वो सब हमारे बादलों पे, मेघों पे, यानी वृष्टि पे, वर्षा पे आधारित है। सींचते हैं। हमारे अध्ययन की परिधि के अंतर्गत आने चाहिए। उन्हें मेघ जलों से परिवर्धित प्रत्येक तृणलता और वनस्पति का सूक्ष्म परिचय प्राप्त करना ही हमारा कर्तव्य है। इस प्रकार जब चारों ओर से हमारे ज्ञान के कपाट खुलेंगे, कपाट माने दरवाजे, किवाड़, तब सैकड़ों वर्षों से शून्य और अंधकार से भरे हुए जीवन के क्षेत्र में नया उजाला दिखाई देगा। धरती माता की कोख में जो अमूल्य नदियाँ भरी हुई हैं, खजाना भरा हुआ है, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। वसुंधरा पृथ्वी माता, जननी, वसुंधरा हरी भरी, उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है, सुंदर बनाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इनकी सबकी जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं, सुंदरता के प्रतीक बन गए हैं, स्तंभ बन गए हैं, एक नमूना बन गए हैं। नाना भांति के अनगढ़ नग विंध्या की नदियों के प्रभाव में सूर्य की धूप से चिलकाते रहते हैं। उनको जब चतुर कारीगर पहलदार कटाप पर लाते हैं, तब उनके प्रत्येक घाट से नई शोभा, सुंदरता फूट पड़ती है। वे अनमोल हो जाते हैं। देश के नर नारियों के रूप मंडन और सौंदर्य प्रसाधन में
इन छोटे पत्थरों का भी सदा से कितना भाग रहा है। अतएव हमें उनका ज्ञान होना भी आवश्यक है आवश्यक है आवश्यक है। पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो कुछ सामग्री भरी पड़ी है, पृथ्वी और आकाश के बीच में जो भी सामग्री है, जो भी वस्तु है, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में जो जलचर एवं रत्नों की राशियां हैं, उन सब के प्रति चेतन और स्वागत के लिए नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए। राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में उन सब के प्रति जिज्ञासा की नई किरणें जब तक नहीं फूटती तब तक हम सोए हुए के समान हैं। हमेशा हमें नई दिशा और नई एक स्फूर्ति और एक नई किरणों के साथ हमें जागना चाहिए। विज्ञान और उद्यम दोनों को मिलाकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया ढांचा खड़ा करना है। यह कार्य प्रसन्नता से, उत्साह से और अथक परिश्रम के द्वारा नित्य आगे बढ़ाना चाहिए। हमारा यह ध्येय हो कि राष्ट्र में जितने हाथ हैं उनमें से कोई भी इस कार्य में भाग लिए बिना रीता ना रहे, खाली ना रहे। तभी मातृभूमि की पुष्कल समृद्धि, विकास, समग्र रूपमंडन प्राप्त किया जा सकता है। ये हमने आपको जन के बारे में बताया, राष्ट्र के बारे में, ये राष्ट्र कैसा है। इसके बाद हम पृथ्वी का जो स्वरूप था उसके बारे में हमने चर्चा की है। जो पृथ्वी के बारे में बताने का प्रयास किया है। इसके बाद हम जन मानव जो रहने वाले मानव हैं उनके बारे में, पृथ्वी पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती, असंभव है। बिना मानव के राष्ट्र की उन्नति नहीं है। जन का होना बहुत आवश्यक है। मनुष्य ना तो राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मेलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है, खड़ा होता है। जन के कल्याण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों पृथ्वी का पुत्र है। हम लोग क्या है, पृथ्वी के पुत्र हैं, माँ के। आगे, माता भूमि पुत्रस्य पृथव्या, भूमि माता है, मैं उसका पुत्र हूँ। यानी जन के हृदय में माता भूमि पुत्रस्य पृथव्या, भूमि माता है और मैं उसका पुत्र हूँ। जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है। इसी भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं, यानी बीज। यह भाव जब सशक्त रूप में जागता है तब राष्ट्र निर्माण के स्वर वायुमंडल में भरने लगते हैं। इस भाव के द्वारा ही मनुष्य पृथ्वी के साथ अपने सच्चे संबंधों को प्राप्त करते हैं। जहाँ यह भाव नहीं है वहाँ जन और भूमि का संबंध अचेतन और जड़ बना रहता है, चेतन नहीं रहता है। जिस समय भी जन का हृदय भूमि के साथ माता और पुत्र के संबंध को पहचानते हैं, उसी क्षण आनंद और श्रद्धा से भरा हुआ उसका प्रणम भाव मातृभूमि के लिए इस प्रकार प्रकट होता है। नमो मातृ पृथव्य, नमो मातृ पृथव्य, माता पृथ्वी को प्रणाम, माता पृथ्वी को प्रणाम। यह प्रणाम भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। इसी दृढ़ रीति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। भवन माने घर। इसी दृढ़ चट्टान पर राष्ट्र का चिर जीवन आश्रित रहता है। इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है। जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के
संबंध को स्वीकार करता है उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। माता के प्रति अनुराग, प्रेम और सेवा भाव, दया भाव, सेवा भाव सेवक के रूप में पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। वह एक निष्कर्म धर्म है। स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम और पुत्र के अधपतन को सूचित करता है। जो जन मातृभूमि के साथ के साथ अपना संबंध जोड़ना चाहते हैं उसे अपने कर्तव्यों के प्रति पहले ही ध्यान देना चाहिए। कर्तव्य के प्रति हमें सचेत रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए। माता अपने पुत्रों के माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है। उसका जो भाव है वो सबके लिए एक समान होता है, किसी के लिए अलग नहीं है। इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर हैं। सबके जितने भी पृथ्वी लोक पर जन रहते हैं, मानव रहते हैं, मनुष्य रहते हैं, वो माता का व्यवहार सबके लिए एक सा होता है। किसी के लिए कोई ऊंच नीच वाली भावना नहीं है, सब एक समान है। उनमें उच्च और नीच का कोई भाव नहीं रहता है, क्या उच्च क्या नीच, वो सबके लिए समान है। जो मातृभूमि के उदय के साथ जुड़ा हुआ है वह समान अधिकार का भागी है। पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। नगर और जनपद, पुर और गांव, जंगल और पर्वत नाना प्रकार के जनों से भरे हुए हैं। ये जन अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाले और अनेक धर्मों के मानने वाले हैं, फिर भी ये मातृभूमि के पुत्र हैं। इसी कारण उनका सौहार्द भाव अखंड है। सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि से जन एक दूसरे से आगे पीछे हो सकते हैं, किंतु इस कारण से मातृभूमि के साथ उनका जो संबंध है उसमें कोई भेदभाव उत्पन्न नहीं हो सकता है। पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र हैं। जितनी भी हमारी जातियाँ, जाति धर्म के लोग रहते हैं, उसके प्रांगण में, आंगन में कोई किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है, सबके लिए समान भाव है। समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है। सभी को अधिकार दिया हुआ है, सब उन्नति करें, कोई किसी प्रकार किसी का के साथ में कोई भेदभाव नहीं है। किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता है, सबको साथ लेकर चलना पड़ता है, चाहे वो किसी भी धर्म जाति विशेष का क्यों ना हो। अतएव राष्ट्र के प्रत्येक अंग की शुद्ध हमें लेनी होगी। राष्ट्र के शरीर के एक भाग में यदि अंधकार है तो निर्बलता का निवास है, तो समग्र राष्ट्र का स्वस्थ उतनी अंश में अस्वस्थ रहेगा। तो इसलिए हमें उस अंधकार को दूर करना है, वो वहाँ पे हमें प्रकाश और आलोक की किरण को फिर से प्रकट करना है, फिर से हमें उसके लिए प्रयत्न करना है। क्योंकि राष्ट्र हमारे राष्ट्र में, पृथ्वी में कभी अंधकार नहीं होना चाहिए। अंधकार से क्या होता है कि हमारा भाग्य, हमारा विकास नहीं हो सकता है। और हमारा विकास कब होता है, जब हम स्वच्छ एक उजाले की तरफ जाएं, अंधकार को त्याग कर एक विकास की ओर हमारा पदार्पण हो। इस प्रकार समग्र राष्ट्र को जागरण और प्रगति की एक ऐसी उदार भावना से संचालित होना चाहिए। जन का प्रभाव अनंत होता है, इसका कोई अंत नहीं है। सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन से तादात्म्य प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियाँ नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, जब प्रातःकाल जब सूर्य निकलता है तो उसकी जो किरणें हैं अमृतमयी भुवनों को अमृत से भरती हैं, खुशहाल करती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। जन का सतसतवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। तीसरी आती है हमारी संस्कृति। राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्य ने युगों युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है वह ही उसके जीवन की श्वास प्रशंसा है, यानी श्वास नली है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना कम मध्य
मात्र है, केवल मात्र है। संस्कृति जन का मस्तिष्क है। संस्कृत के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है, उन्नति संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं, अलग कर दिए जाएं, तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। जीवन के विटप का पुंज संस्कृत है। विटप माने वृक्ष। वृक्ष क्या है? संस्कृत का एक पुंज है, एक प्रकाश है। संस्कृत के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की एक संज्ञा संस्कृत है। भूमि पर बसने वाले जन ने ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा और कर्म के क्षेत्र में जो रचा, दोनों के रूप में हमें राष्ट्रीय संस्कृत के दर्शन मिलते हैं। जीवन के विकास की युक्ति संस्कृत के रूप में प्रकट होती है। प्रत्येक जाति अपनी अपनी विशेषताओं के साथ इसी युक्ति को निश्चित करती है और उससे प्रेरित संस्कृति का विकास करती है। इस दृष्टि से प्रत्येक जन को की अपनी अपनी भावनाओं के अनुसार पृथक पृथक संस्कृतियाँ राष्ट्र में विकसित होती हैं, परंतु उन सबका मूल आधार पारस्परिक सहिष्णुता और समन्वय पर निर्भर है। जंगल में जिस प्रकार अनेक लता, वृक्ष और वनस्पति अपने अदम्य भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मेलन से अविरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। जिस प्रकार जल के अनेक प्रभाव नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में एक रूपता प्राप्त करते हैं, सारी नदियाँ मिलकर समुद्र में मिल जाती हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियाँ राष्ट्रीय संस्कृति में सामान्य प्राप्त करती हैं। सामान्य युक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी रूप है। साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विविध रूपों में साकार होता है। यद्यपि रूपी की दृष्टि से यानी बाहरी रूपी दृष्टि से संस्कृत के ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक यानी अंदर से आनंद की दृष्टि से उनमें एक सूत्रता है, एक एकता है। जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। इसी प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकार है। गांव और जंगलों में स्वच्छंद जन्म लेने वाले लोकगीतों में, तारों के नीचे विकसित लोक कथाओं में संस्कृत का अमित भंडार भरा हुआ है, जहाँ से आनंद की भरपूर मात्रा प्राप्त हो सकती है। राष्ट्रीय संस्कृति के परिचय काल में उन सब का स्वागत करने की आवश्यकता है। पूर्वजों ने चरित्र और धर्म विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ भी पराक्रम किया है, उसे सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं। उसके तेज को अपने भावी जीवन में साक्षात देखना चाहते हैं। यही राष्ट्र संवर्धन का स्वाभाविक प्रकार है, जहाँ अतीत वर्तमान के लिए भरपूर नहीं है, जहाँ भूत वर्तमान को जकड़ नहीं रखना चाहता, वरना अपने वरदान से पुष्टि करके उसे आगे बढ़ना चाहता है, उसे राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। मैंने आपको आज पृथ्वी, जन और संस्कृति तीनों के बारे में मैंने आपको इस पाठ के माध्यम से आपको समझाया और चर्चा की है। राष्ट्र का स्वरूप यानी राष्ट्र का ढांचा कैसा होना चाहिए, ये डॉक्टर वासुदेव सिन्हा अग्रवाल जी ने अपने निबंध के माध्यम से प्रस्तुत किया है। इसके आगे मैं आपको इसका मैं सारांश मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। यदि मैंने 2 बताए इसे तैयार करें, आप पढ़ें, उसको ध्यान से अपनी जिन पर्चियों कॉपी पे लिखें, इस पाठ को पढ़ें। बहुत ही अच्छा पाठ है और प्राय परीक्षाओं में अक्सर आता है, बोर्ड की परीक्षाओं में।
मैं उम्मीद करता हूँ सेकंड ए की छात्राओं से वो इसको अवश्य ही पढ़ेंगी और इसको ध्यान से समझेंगी। इसका सारांश मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, नेक्स्ट ऑडियो वीडियो में। और दूसरा ये है कि मैं आपको कुछ प्रश्न हिंदी गद्य से संबंधित PDF के माध्यम से दूँगा। धन्यवाद।